गुड मॉर्निंग। आज एक चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या है? सबसे पहले तो ये, और ये आपका 12th में भी है, ग्रेजुएशन में भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है, और इवन की यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी। तो थोड़ा सा इसका डीप एनालिसिस करना होगा आपको। वैश्वीकरण किसको कहते हैं? तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। बहुआयाम, इसके बहुत सारे आयाम हैं। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसा देखा है, वैश्वीकरण एक निरंतर बहुआयामी और एक जटिल प्रक्रिया है। बहुआयामी, इसके बहुत सारे आयाम है। किसी एक पॉइंट के लिए ये वैश्वीकरण नहीं हुआ है। जो ग्लोबलाइजेशन है, इसमें बहुत सारे सेक्टर आएंगे, जैसे सूचना आएगा, तकनीक आएगा, पूंजी आएगा, वस्तु आएगा, सेवा आएगा, लोग आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुआयामी और जटिल प्रक्रिया है, वो आसान प्रक्रिया भी नहीं है। ठीक है, जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के बात, यानी कि एक इंटर कंट्री की बात करती है। विभिन्न देशों के बीच आपसी निर्भरता बढ़ जाती है। यानी कि आज की स्थिति क्या है कि दुनिया के बहुत सारे देश जो है किसी न किसी देश पे डिपेंड हो गए हैं। अब अखबारों में देखते होंगे, अमेरिका बार बार धमकी देता है इंडिया को कि 500% टैरिफ कर देंगे। तो क्यों देता है? क्योंकि उसको पता है कि भारत उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही लेकिन डिपेंड है। भारत भी किसी किसी देश को धमकी देता है कि तुमको हम इकोनॉमिकल बैन कर देंगे। तो ये क्या है? ये वैश्वीकरण की आत्मनिर्भरता होती जा रही है। और इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें राष्ट्रीय सीमा का अंत नहीं होता, किसी देश का बाउंड्री का अंत नहीं होता। क्या होता है? उसकी प्रासंगिकता कम हो जाती है। मतलब भारत है तो भारत का जो बॉर्डर है, बाउंड्री है, ये नहीं को खत्म होता है, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाए। सपोज कीजिए कि आपके यहाँ नेटफ्लिक्स है, नेस्कैफे है, कोल्ड ड्रिंक है, माजा हो गया, कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, थम्स अप हो गया। ये मैन्युफैक्चर्ड कहाँ है? अमेरिकन कंपनी का है। अब फैक्ट्री आपके यहाँ लगा है, लेकिन कंपनी अमेरिका की है। तो क्या है? बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर पार करके आपके यहाँ लगा दिया। माइक्रोसॉफ्ट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल है, WWW है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये सब क्या है? ये सब एक वैश्वीकरण का पार्ट। तो सबसे आसान परिभाषा इसका क्या है कि विश्व के देशों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ना ही वैश्वीकरण है। विश्व के जो सभी देश, दुनिया में जो 200 से अधिक देश है, वो आर्थिक रूप से जुड़ रहे हैं, सामाजिक रूप से जुड़ रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक रूप से जुड़ रहे हैं, आर्थिक रूप से जुड़ रहे हैं, तकनीक के रूप से जुड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के रूप से जुड़ रहे हैं। ये जो जुड़ने का प्रक्रिया है, यही वैश्वीकरण है। सबसे आसान परिभाषा हो जाता है। वैसे IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक परिभाषा दिया है, और वो कहता है कि वैश्वीकरण देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और तकनीक के बढ़ते एकीकरण की प्रक्रिया है। तो IMF का परिभाषा भी आप देख लीजिए। एक राजनीतिक चिंतक है जिनका नाम है एंथनी गिडेंस। तो एंथनी गिडेंस ने कहा है कि वैश्वीकरण सामाजिक बंधनों का विश्वव्यापी विस्तार है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक बंधन है, सामाजिक रिश्ते हैं, इसका विश्वव्यापी विस्तार हो गया है। आप समझिए ना कि भारत की संस्कृति में क्या है कि महिलाएं घूंघट में रहेंगी, पर्दे में रहेंगी, साड़ी पहनेंगी, ट्रेडिशनल आउटफिट हमारा वही है। लेकिन आज पश्चिमी का प्रभाव कितना पड़ गया है? आप अगर डाल्टनगंज जैसे छोटे शहर के भी रहने वाले लोग हैं और गलती से इंस्टाग्राम को ऐसे स्क्रॉल कर दो, तो आपको वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव दिख जाएगा। मुगल काल में कुछ लोग इसे मुजरा कहते थे, और हमारे वैदिक काल में, अन्य कालों में इसे गलत दृष्टि रखा जाता था। आज हमारे घर की बेटियां, बहनें खुल के उसी चीज का प्रयोग कर रही है, सड़कों पे कहीं भी खड़ा होकर डांस करना। तो ये वैश्वीकरण का प्रभाव है। अब कुप्रभाव है कि सुप्रभाव है, ये हम लोग आगे समझें। अब आते हैं कि वैश्वीकरण की शुरुआत कैसे हुई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये तो अमेरिकन एक वेस्टर्न कल्चर है। वैश्वीकरण की देखो क्या है ना कि वैश्वीकरण में क्या होता है, यहाँ पे उदारवादी विचारधारा। अब आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, कोल्ड वॉर के टाइम में, तो वहां पे एक उदारवाद था, एक साम्यवाद। बीच में भारत की एंट्री होती है नैन के रूप में, और यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी होती है। ठीक है,
लेकिन 70 से 80 के दशक में, यानी कि जो तनाव शैथिल्य का दौर माना जाता है, उसके बाद दशक में 70 से 80 के दशक में क्या हुआ कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई। ठीक है, दुनिया भर में क्या आया? आर्थिक मंदी आया। और ये आर्थिक मंदी जो है, ये जो आर्थिक मंदी है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित किसे करेगा? सपोज कीजिए कि कोरोना में यहाँ पे लगा था लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा? जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं था। गवर्नमेंट जॉब वाले को सैलरी आता था। जो ठेकेदार बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, फर्क किसको पड़ा? छोटे दुकानदार जो पर डे अर्न करके तब खाते हैं, उनकी जो अकाउंट में था वो सब चला गया, कर्ज में डूब गए, बिजनेस डूब गया। तो वैसे ही जब 70 और 80 का दशक में आर्थिक मंदी आता है पूरी दुनिया में, तो उसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है विकासशील देशों पर, कमजोर देशों पर, गरीब देशों पर। और उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो वैश्वीकरण की ओर देखें। कैसे? तो आपको याद होगा वो सोवियत संघ का प्रकरण, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO ने उन्हें, WTO बना नहीं था लेकिन इतना, हाँ उस समय गैर था, WTO बना नहीं था, लेकिन इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो उन्हें क्या कहा था कि मैं आपकी मदद तब करूंगा जब अपने अर्थव्यवस्था को आप उदारवादी बना दो। तो यही कंडीशन सभी विकासशील देशों के साथ रखी गई। और एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। कभी कभी तो जब इंसान का बुरे वक्त आता है और मरुस्थल में फंस जाता है, तो ऊंट को भी बाप बोलता है, क्योंकि नहीं बोलेगा तो चल नहीं। तो यही स्थिति विकासशील देशों के साथ हुई, और वो विकासशील देशों की एक मजबूरी बन गई कि वे उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएं और वैश्वीकरण की ओर जाए। दूसरी घटना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विकास, जिसको हम बोलते हैं ICT। 90 के दशक में ICT का विकास जबरदस्त तरीके से हुआ। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिसने STD बूथ पे टेलीफोन पे हेलो हेलो करते हुए लोगों को भी देखा है। इतने बड़े बड़े मोबाइल सेट कीपैड वाले जो होते थे उसको भी प्रयोग किया है। और आज वो भी समय देख रहा हूं जब इंस्टाग्राम पे हर मोबाइल से स्क्रॉल हो जाता। तो जाहिर सी बात है कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का विकास बहुत तेज गति से हुआ। और भारत अभी कंप्यूटर क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? राजीव गांधी। ये अलग बात है कि कुछ लोग कंप्यूटर आने से पहले भी भारत में इंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री डिजिटल दे चुके हैं। ये वैश्वीकरण का प्रॉब्लम। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो उनका सच भी सामने नहीं आता। तो ये अलग बात है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो मैंने अभी तुमने बताया, मुक्त व्यापार। तो इसमें WTO की भूमिका, विश्व बैंक की भूमिका, IMF की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके बाद इसकी अवधारणाओं को समझना ज्यादा जरूरी है। ये वैश्वीकरण की अवधारणा काम कैसे करती है। तो मैं 6, 7, 8 अवधारणा आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपको वैश्वीकरण आसानी से समझ में आ जाए। पहली अवधारणा क्या है? तो पहली अवधारणा है कि वैश्वीकरण में सूचना, तकनीक, पूंजी, वस्तु, सेवा और लोग, ये जब सब जुड़ जाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसको वैश्वीकरण। पहली अवधारणा आपको समझ में आ गया, बहुत आसान है कि यहाँ पे सूचना, तकनीक, पूंजी, वस्तु, सेवाएं और लोग आपसी में सामंजस्य हो जाता है, जुड़ा हो जाता है विश्व स्तर पे। तो इसको वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसको लाइन में पढ़ सकते हैं कि वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी है ना, पूंजी, वस्तु, सेवा, लोग, सूचना और मानव संसाधन का सीधा सीमा पार प्रभाव होता है। यानी कि भारत के बहुत सारे लोग मेडिकल सिटी में है, सिलिकॉन वैली में है, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के बहुत लोग इंडिया में है ना। ठीक है, मानव संसाधन का भी प्रभाव होता है, आदान प्रदान। माइक्रोसॉफ्ट आपके यहाँ भी है, कोको कोला, थम्स अप आपके यहाँ भी है, रिलायंस अमेरिका में भी है, तो यहाँ भी है। तो ये सीमा है, लेकिन सीमा की प्रासंगिकता
कम हो गई है, जो मैंने आपको पहले परिभाषा में बताया। तो पहले उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि वैश्वीकरण में 3 चीजों का होना जरूरी है। कोई कंफ्यूजन? दूसरी अवधारणा में आते हैं, तो वैश्वीकरण किन चीजों को प्रभावित करता है? तो वैश्वीकरण प्रभाव सबसे पहले प्रभावित करता है आर्थिक व्यवस्था को, इकोनॉमिकल, पैसा। अगर अमेरिका में मंदी आएगा तो इंडिया ही प्रभावित हो, इंडिया में मंदी आएगा तो भले अमेरिका प्रभावित हो, अमेरिका में मंदी आएगा तो इंडिया प्रभावित होगा। तो आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। भारत की जो वर्तमान एक लिस्ट आई है फोर्ब्स, उसमें दुनिया के 10 टॉप देशों से बाहर हो गया है। 12वें स्थान, नहीं यूनिवर्सिटी तो एजुकेशन छोड़ दो, इकोनॉमिकल लेवल पे भारत टॉप 10 में भी नहीं है, 12वें स्थान पे आ गया है। करंट 2 दिन पहले का डाटा है, फोर्ब्स की लिस्ट है। लेकिन मजेदार बात क्या है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 5वें स्थान पे है, ट्रिलियन में है दुनिया में, और वो भी 255 अरबपति भारत में है। 255। इससे पता चलता है कि भारत की इकोनॉमी जो है 255 लोगों पर डिपेंड है। अगर वो देश छोड़ दें तो फिर तो गया, तो भारत की स्थिति भूटान से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे वैश्वीकरण में आर्थिक असमानता भी दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे राजनीतिक प्रभाव भी है। सरकारें कोई बने, उन व्यापारियों को लेकर ही उनको चलना पड़ेगा। यानी कि भारत में या किसी भी दुनिया के देश में वर्तमान परिस्थितियां जो बने वैश्वीकरण के बाद, वहां नीति निर्धारक राजनीतिक दल नहीं करेंगे, व्यक्ति नहीं करेगा, जनता नहीं करेगा, वो 255 लोग गए, जो इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल उससे स्ट्रांग है, वो लोग करेंगे। अगर आप 2 लाख रुपया लोन ले लो तो आपके घर पे सील हो जाए, घर में सील कर दिया जाएगा, कुर्सी जब्ती कर दिया जाएगा, रेट बढ़ेगा। लेकिन ये 255 अरबपति खरबों रुपए लेके चले जाए तो घंटा कुछ नहीं होगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात, जब एक माननीय ने कहा था कि मैं विदेशों से काला धन लाऊंगा। माननीय ने कहा था कि ललित मोदी को वापस लाया जाएगा, माननीय ने कहा था कि विजय माल्या को वापस लाया जाएगा, माननीय ने कहा था कि भारत का पैसा विदेशों में है उसे वापस लाया जाएगा। लेकिन 11 वर्षों बाद लाया किसे गया? अपने पड़ोसी शेख हसीना को। बांग्लादेश से रिश्ते खराब चलेगा, आज वहां हिंदू का क्या होगा? लाना था विजय माल्या, लाना था स्विस बैंक में जमा काले धन को, और लाया गया शेख हसीना। चलिए आते हैं राजनीति के बाद सामाजिक व्यवस्था भी वैश्वीकरण का ही पार्ट। आज आप सामाजिक रूप से दुनिया में कहीं भी बैठे लोगों से जुड़ सकते और उनकी संस्कृति को प्रभावित करेंगे। अब ये जैकेट और ये स्वेटर हमारा भारतीय कल्चर था, ड्रेस हमको क्या पहनना था? आग जलाते, साल कंबल ऊनी कपड़े पहनते थे हम। यस, तो कहने का मतलब है कि सामाजिक परिवेश भी हमें प्रभावित करती है। चौथा जो है वो है तकनीक। तो पता ही है कि तकनीक का प्रभाव इतना बढ़ गया है और वो तकनीक हमारी संस्कृति को इतना प्रभावित कर रही है कि मुद्रा और नृत्य में लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक वैश्वीकरण का प्रतीक है। आपका वीडियो बैठे बैठे लोग अमेरिका में देख सकते हैं और अमेरिका का वीडियो बैठे बैठे आप यहाँ देख सकते हैं। आप सोचो लगे क्रिकेट मैच होता है ना, कहाँ होता है? हम लोग घर में बैठे लाइव देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मैं भी कहाँ पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग बैठे लाइव देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? ये वैश्वीकरण का प्रतीक। अब आते हैं पर्यावरणीय। तो पर्यावरण का भी जबरदस्त नुकसान हुआ है और ये आपको रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के बहुत सारे एजेंडा 21 में जो बहुत सारे प्रोटोकॉल किए गए उससे आपको पता चलेगा। 1987 है क्योटो प्रोटोकॉल। स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण सम्मेलन था, वो 70 के दशक में हुआ था। 1972 में हुआ, आई थिंक 25 2 के 20 साल बाद 1992 में हुआ था, 72 के बाद 20 साल बाद। तो कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण की ये 5 प्रकार है: आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तकनीक और पर्यावरणीय। और ये साबित करता है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, किसी एक आयाम पर आधारित डिपेंड नहीं है, एक पॉइंट पे डिपेंड नहीं।
अब आते हैं आर्थिक वैश्वीकरण क्या है। पहला पॉइंट तो आर्थिक की था ना, तो आर्थिक वैश्वीकरण में सबसे पहले एफडीआई और एमएनसी की भूमिका पड़ जाती है। ये एफडीआई क्या है? तो एफडीआई को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप विदेशों में सीधे निवेश Direct कर investment। सकते हैं, विदेशी निवेश जो है, इसका प्रभाव पड़ गया। आज एमएनसी क्या है? तो मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, वो उनकी कोई भी कंपनी एक देश में नहीं होती, बहुत सारे देशों में। तो पहले एफडीआई एमएनसी आएगा, और जब ये आएंगे तो क्या होगा? ओपन बिजनेस, ओपन ट्रेड, मुक्त व्यापार हो। और जब वो मुक्त व्यापार होगा तो इनकी आपूर्ति श्रृंखला क्या होगी? नाम से ही लग रहा है मल्टी नेशनल, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला होगी, दुनिया के सब देशों में इनका माल सप्लाई होगा। आर्थिक विकास होगा। आप शरबत नहीं पीते, सत्तू का लस्सी नहीं पीजिएगा, गोल्ड ड्रिंक दही में से नहीं पीजिएगा। अगर गेस्ट आ गया तो कौन बोला तो कोक पीजिएगा, कॉफी। कि थप सब अब पीजिएगा? ससुरा गर्मी में कॉफी थोड़ी पिएगा, कोके मांगेगा। तो कहने का मतलब है कि ये, अब इसके बाद क्या है? इसको लोग आर्थिक विकास मानते हैं। अगर घर में आपको किसी के घर में शरबत मिल गया तो गरीब है। नींबू का शरबत अगर मिल गया ना तो गरीब है, सतुआ मिल गया तो गरीब है। लेकिन अगर सरल कोको कोला मिल गया जेटा पीला के बाद गर्दन वो जरे लगता है सरसरा के, तभी अमीर है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण विकास को गति देता है, लेकिन असमानता भी उत्पन्न करता है। मैंने एग्जांपल दिया ना कि भारत में 255 गो अरबपति, वो अरबपति विजय माल्या, ललित मोदी, बहुत सारे जो है जो स्विस बैंक में पैसा रखे हुए हैं। हीरो हीरोइन में होना सर। हाँ नहीं, हीरो हीरोइन तो बेचारा कहाँ पे रहेगा, होता है कोई कुछ कुछ होगा। मुझे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो काले धन रखे हुए हैं। काले धन वाले लोग, सफेद धन के साथ काले धन भी है, लेकिन क्या किया जाए, आना तो शेख हसीना को ही थामा। चलिए आगे आते हैं। अब थोड़े से हम लोग भारत की तरफ। भारत में वैश्वीकरण आता है 1991 में, और इसे कहते हैं हम लोग एलपीजी मॉडल। एलपीजी का फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कहाँ कहते हैं उसको? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। देखिए भाई, हम सरकारी स्कूल पढ़े हैं, हमारी अंग्रेजी ठीक नहीं, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एलपीजी पॉलिसी। एक्चुअली क्या है ना कि स्कूल में बहुत प्रयास किया गया अंग्रेजी सिखाने का। अब कहा जाता था कि अगर आप अंग्रेजी में कलाकृत लाइन नहीं बोलिएगा तो 20 रुपया का फाइन लगेगा। लेकिन जो नोटिस आता था मैम हिंदी में देती थी, पहला फाइन तो मैम को लगेगा भाई। तो आज तक हमको कोई अंग्रेजी नहीं सिखा पाया कि हम, क्योंकि प्योर भारतीय हैं, हमको भारत से प्यार है और भारत की भाषा भी से प्यार है, और हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी ही बोलेंगे। किसी को अगर हिंदी बोलने में शर्म लगता है तो आपको जय श्री राम, हम हिंदी बोलेंगे। चलिए, एलपीजी मॉडल के अंतर्गत क्या था? तो एलपीजी मॉडल एग्रीकल्चर, कृषि में आया, उद्योग और सेवा, यानी कि सेवा का ग्लोबलाइजेशन भी हुआ, उद्योग का प्राइवेटाइजेशन भी हुआ, और कृषि का लिबरलाइजेशन भी। तो यहाँ पे तीनों मॉडल लागू हुए भारत में 1991 में। तो कहने का मतलब है भारत में वैश्वीकरण का जो प्रभाव है सभी क्षेत्रों में हुआ। इसका एग्जांपल मैंने तुरंत दिया कि फोर्ब्स की सूची में भारत टॉप 10 से बाहर है, वर्ल्ड लेवल पे 12वें स्थान पे है। लेकिन इकोनॉमिक फाइनेंशियल का देखा जाए तो 255 अरबपति भारत में है, जो कि अमेरिका के समकक्ष है। अमेरिका के बाद, या सॉरी, अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे स्थान पे है। अरबपतियों की संख्या भारत में तीसरे स्थान पे है। लेकिन आप समझिए कि अगर 255 लोगों की प्रॉपर्टी को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो लटू हो जाएगी। अब आते हैं एक और वैश्वीकरण की जो मुख्य बात है, उसमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है, यानी कि उसके सकारात्मक पक्ष क्या है और नकारात्मक पक्ष है। तो पहले सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं, क्योंकि अच्छी चीजें सबको पसंद आए। तो वैश्वीकरण का फायदा यह है कि विकास हो रहा है। ये अलग बात है कि मेरे गांव में जब विकास आया था तो मेरा पेट खराब था, हम घर से सुतल थे, हमसे मुलाकात नहीं कर पाए।
विकास कौन जाता है? पता नहीं, हम भेटे लिखे हैं। तो सुतले रहते थे। अभी निगम का चुनाव होना है ना, आप मेयर की गली जाके देख लीजिए, एकदम चक 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 मिलेगा। एक कंकड़ भी अगर गिर जाए तो आपको दिख जाए। अब मेरे गली में आ जाइएगा, आप गिरिएगा तो मिलेगा किसी का भी नहीं है। आपको गली में आना है कि अपने पैर में गड्ढा बना। ये सिर्फ मेरी गली की बात नहीं है, बात है कि कुछ चुनिंदा पार्षद, मेयर जो भी चुनाव जीते, जो भी जनप्रतिनिधि है, अपने गली को छोड़ के समाज के लिए कुछ नहीं करते। अपना भी क्यों बना? तो ये चुनाव है, आप लोग जरूर ध्यान दीजिए कि किसको चुनना है। चलिए आगे आते हैं। तो सरकार पक्ष से विकास, जिसमें तकनीक का प्रयोग बढ़ा और तकनीक के चलते रोजगार मिला, रोजगार भी मिलेगा। बढ़ा। लेकिन नकारात्मक क्या है, तो असमानता बढ़ा, जो भी मैंने बार बार एग्जाम्पल दिया। अरबपति जो है अरबपति होते गए, गरीब है वो गरीब होते गए। एमएसएमई का संकट बढ़ा। एमएसएमई का संकट मतलब कि जब बड़े बड़े कंपनी खुल गए तो जो छोटे कंपनी थे, स्मॉल कंपनी थे, माइक्रो कंपनी थे, मीडियम कंपनी थे, वो डूब गए। छोटे व्यापारी आज के डेट में जूझ रहे हैं संकट से। आप सोचो ना कि जहां बहुत सारे रेडीमेड के कपड़े की दुकान होते हैं तो वहां मॉल खुल जाए तो उनकी स्थिति क्या है? बढ़िया। तो एमएसएमई में संकट आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, सांस्कृतिक क्षरण हो गया। हमारा कल्चर जो है वो खत्म होते जा रहा है। आज इस वैश्वीकरण का प्रभाव ये है कि हम अपने पेरेंट्स के सामने भी ऐसे पैर पे पैर चढ़ा कर कुछ बैठ जाते हैं। आज सांस्कृतिक क्षरण ये है कि लड़कियां बोलना तो नहीं चाहिए, दुपट्टा रखना भूल गई, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा होगी। हो सकता है कि ये बहुत लोगों को बुरा लगेगा। सांस्कृतिक क्षरण ये है कि लड़के संस्कार खोते जा रहे हैं। पहले जो था, लड़के का नेचर ये नहीं होता था। तो पहले क्या होता था? पहले हर गर्ल्स को रिस्पेक्ट देता था, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देता था, टीचर को रिस्पेक्ट देता था। आज तो टीचर होमवर्क दे देना तो कहेगा क्या लड़कन, सर इतना होमवर्क आप दे दिए, कैसे पढ़ेंगे? हमको इसमें मैच भी देखना होता है, सुतना भी होता है, और रात में नचनिया का रील्स भी देखना होता है। आप उनको पढ़ने के लिए टास्क दे दिया तो फिर रील्सवा क्या देखेंगे? अरे ससुरा, तुम्हारा रील्स देखने का समय है जी। तो ये है वैश्वीकरण का नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव। अब आते हैं अगली अवधारणा क्या है, तो विकसित देश है उनको लाभ अधिक हो रहा है, अब विकासशील देश है उनको लाभ सीमित हो रहा है। क्योंकि बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा न भैया, गांव का कहावत है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर पैसा है तो आप पैसा कमाओगे, और नहीं है तो पैसा हरे कृष्णा हरे राम शुरू कर दो, शुरू कर दो। दो चीज में बोले आप, कोई एक भी पता है। पैसा अगर आपके पास है तो आप पैसा कमाओगे, और पैसा नहीं है तो नेताओं के चक्कर में आके जय श्री राम अल्लाह अकबर का नारा लगाते रोड पे फिरोगे, घंटा आपका कुछ नहीं होगा। भूखे प्यास हमको। चलिए अब बात पे आते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोविड-19। इसमें क्या क्या हुआ था, सप्लाई चेन बाधित हो गया। दिल्ली से माल चलता था लेकिन डाले नहीं पहुंच पाता। लोग पैदल आते थे, 15-15 दिन पैदल चलना पड़ता था, 10 दिन पैदल चलना पड़ता था अपने घर जाने। और यहीं पे शुरू होता है ग्लोबलाइजेशन में बहुत शुरू, क्या डीग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो शायद भारत में कोरोना ही नहीं है। सही बात। क्योंकि एक वैश्वीकरण का प्रभाव, और इसी को डिजिटल ग्लोबलाइजेशन यहाँ से शुरू होता है। और आज के डेट में क्या हो गया है कि बच्चों को लगता है कि हम यूट्यूब में पढ़ के टॉपर बन जाए। ये कोविड-19 जो है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा बुस्ट करती है, और लोग आज डेट में सोशल मीडिया पर डिपेंड हो गए। चलिए आगे आते हैं, आत्मनिर्भरता प्लस वैश्वीकरण। यानी कि भारत जब आत्मनिर्भर बन रहा है तो वैश्वीकरण की क्या भूमिका हो सकती है। तो पहला है कि भारत को वैश्विक सहयोग मिल रहा है, कर भारत जन्म हुआ है ना, वैश्विक सहयोग मिल रहा है। और वैश्वीकरण का संतुलित प्रयोग अगर किया जाए तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा, नहीं तो फिर वही करेगा
भाइयों बहनों मित्रों, 2000 मैंने शेख हसीना को बुला लिया है। 2000 विजय माल्या को नहीं ला पाए, इसलिए लेकिन बांग्लादेश में जहां हिंदुओं की हत्या हो रही है उससे कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन शेख हसीना को बुलाया है, मैं गर्व से कहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय। वो